हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 24। और इस सीरीज के दौरान हम न केवल क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट जो रखा है उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आप सबके लिए YouTube पे फ्री में अवेलेबल कर दी गई है, यानी ये एक टाइप का फ्री कोर्स है। ज्यादा कोई बात किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है जेम 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है 3 पॉइंट चार्जेस इज कैरिंग ए चार्ज स्मॉल q आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्सेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज। हमारे पास और ऑप्शन है, हमें बताना है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी इस कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है मेरे पास? इस तरह से एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हर साइड कितनी लेंथ का है भाई? L लेंथ का है। उसने यहाँ पर ऐसा बोल रखा है, यानी ये साइड यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L है। अगर ये L है तो ये भी L है और ये भी कितना है? L है। यहाँ पर क्या रखे हुए हैं? 3 चार्ज रखे हुए हैं। इसके 3 वर्टेक्सेस पर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ये भी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है। हमें ये बताना है इस सिस्टम की या इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हमने लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब वर्क करने के लिए हमें इन चार्ज को कहां से लाना था? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। मैं पहले इस चार्ज को लाऊंगा। लेट अस से दिस चार्ज इज Q1, लेट अस से दिस चार्ज इज Q2, लेट अस से दिस चार्ज इज Q3 एंड एज पर आवर क्वेश्चन हियर वी हैव Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। सबसे पहले क्या करूंगा? इन्फिनिटी में जाऊंगा, इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लाऊंगा, ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने। फिर मैं क्या करूंगा? अगेन इन्फिनिटी में जाऊंगा, फिर Q2 को लाऊंगा, फिर ऐसे Q3 को लाऊंगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, यानी बहुत ही स्लोली क्या करेंगे हम इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाएंगे और इनकी रिस्पेक्टिव जगहों में उसे रखेंगे। अब इसको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वैसे ही इसको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वैसे ही इसको लाने में भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। उन तीनों वर्क को ऐड कर दूंगा और जो वर्क डन निकल के आएगा मेरे पास, वही वर्क डन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? ये निकालना कि भाई Q1 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कितना होगा। सबसे पहले क्या होगा? वर्क डन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज, यानी मैं क्या निकाल दूंगा यहां से? W1 निकाल दूंगा। जब मैं Q1 चार्ज को लाऊंगा, क्या पहले से यहां पर कोई चार्ज मौजूद होगा? आंसर है नहीं होगा, बिकॉज मैं Q2 और Q3 को नहीं लाया हूं। जब मैं Q1 चार्ज को लाऊंगा तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर फोर्स लगाने के लिए कोई यहां पर दूसरा चार्ज है ही नहीं, या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जब मैं Q1 चार्ज को लाऊंगा तो मुझे कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस केस में किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर मैं किसको लाऊंगा भाई? Q2 चार्ज को लाऊंगा। अब Q2 जब चार्ज को मैं लाऊंगा तब यहां पर Q1 पहले से मौजूद है, यानी जब जब Q2 आएगा ना, जब उसको मैं लाऊंगा इस यहां पर रखने के लिए, तो वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा होगा? इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मैं मूव कराऊंगा। और इस समय जो किया गया वर्क डन होगा किसके बराबर होगा? हम सबने पढ़ा है दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज Q1 Q2 और अपॉन में कितना आता है? R12। तो दिस डिस्टेंस लेट अस से R12, तो नीचे कितना आ जाएगा? ये R12 आ जाएगा। और हमारे केस में R12 कितना है? L के बराबर है। तो यहां से मेरे पास W2 इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर वी हैव Q1 Q2 अपॉन में कितना आ गया? L आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ? वर्क डन ब्रिंगिंग दिस Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब मैं किसको लाऊंगा भाई? अब मैं लाऊंगा Q3 को, सेम उसी तरह से। कहां से? इन्फिनिटी से। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं Q3 को ला रहा हूंगा तब यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और मुझे इस Q2 को लाने के लिए इन दोनों के फोर्स के अपोजिट
काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं Q3 को लाने में किया गया वर्क डन W3 निकालूंगा, देन दिस W3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैं इसके अगेंस्ट काम करूंगा, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज R13 एंड दिस डिस्टेंस इज R23, तो इस Q1 के अगेंस्ट किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस विल बी Q1 Q3 अपॉन में कितना आ जाएगा R13, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, अगेन हियर वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 के अगेंस्ट किया गया वर्क डन Q2 Q3 अपॉन में कितना आ गया R23 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर R13 और R23 दोनों की वैल्यू कितनी है, L के बराबर है, और यहाँ दोनों ओर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी है, तो W3 इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बच गया देखो भाई, हियर वी हैव Q1 Q3 अपॉन L एंड प्लस का कितना आ गया ये Q2 Q3 और अपॉन में कितना आ गया भाई ये L आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर W3 यानी Q3 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। अब सारे वर्क को जोड़ दो तो नेट वर्क डन W विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस कितना आ गया W3। W1 की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस W2 और W3 में दोनों से क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन L कॉमन है, तो ले लो कॉमन, तो यहाँ से मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर L कॉमन नहीं भी लेते तो ऐसे रहने दो, तो L बाहर ले लो, चलो L बाहर ले लिया मैंने, अंदर कितना बचा, देखो यहां से क्या बचेगा Q1 Q2। अब देखो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, लेट अस से Q1 Q2 इक्वल टू बराबर है Q के बराबर है, तो Q1 Q है Q2 भी Q है, तो कितना आ जाएगा ये Q स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये वाला टर्म आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म आएगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर Q स्क्वायर हो जाएगा, एंड Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना आ गया ये थ्रू Q स्क्वायर, तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर वी हैव 3Q स्क्वायर अपॉन L एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, और वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से मेरे पास U इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल U इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल U इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, कैपिटल U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया L आ गया। ठीक है, देखो भाई मैंने इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 4 या 5 मिनट लगा दिए, आप इतने मत लगाना। ठीक है, आप सब ने हमने लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इस टाइप के क्वेश्चन की, कि अगर मेरे पास 2 चार्ज का सिस्टम हो, 3 चार्ज का सिस्टम हो, और 4 चार्ज का सिस्टम हो, 5 चार्ज का सिस्टम हो, तो किस तरह से हम फटाफट से क्या करते हैं वर्क डन या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या होना चाहिए, बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, और ये 30 सेकंड के अंदर आपका ये आंसर आना चाहिए। मैंने इतना समय क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको समझाया, थोड़ा बहुत कुछ बच्चे हो सकते हैं भूल गए होंगे, तो उनको दोबारा से क्या हो गया होगा रिकॉइल हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए वक्त लगाया। ठीक है बात नहीं, ओके इतनी बात ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2020 का ये क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन तो मिला लो, ऐसा ऑप्शन है कोई यहाँ, हाँ भाई ऑप्शन सी क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन जैम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का कहना क्या है भाई, ए स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक सेल विथ इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b, inner radius a and outer radius b has a polarization p vector equal to k by r square r cap, where k is a constant and r cap is a unit vector along the radial direction. Which of the following statement is or are correct? फॉलोइंग में से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे ये हमको बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझना बात को, किसके बारे में स्टेटमेंट, पहले वो सब बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट है, समझते हैं जरा। द सरफेस density of bound charge on the inner and outer surface are respectively r minus k and plus k respectively. The volume density of bound charge inside the dielectric is 0. यानी बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी के बारे में इसने सवाल पूछ रखा है कि सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होगी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और हर ऑप्शन में ऐसी ही बात कर रहा है। यहां भी क्या है देखो, ये सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, और दूसरी किसके बात कर रहा है भाई, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। आप यहां पर देख सकते हैं बाउंड चार्ज डेंसिटी इनसाइड और सरफेस में, यहां भी सेम बात है, यानी वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, और यहां पर भी सेम बात हो रही है, यानी पूरे क्वेश्चन में उसने
दो क्वेश्चन, मतलब पूरे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि अगर पोलराइजेशन की वैल्यू ये हमें गिवन है, अगर मुझे पोलराइजेशन ऐसा कुछ गिवन है कि P इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर आर कैप, तब सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पेज चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बाउंड चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी हुई है, दो प्रकार की होती है। एक होती है क्या, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा बी, एंड दिस सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, पोलराइजेशन P डॉट एन कैप होता है। हियर P वेक्टर इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, जो कि हमें कितना दे रखा है, देखो इस केस में, हमारे केस में P इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, K बाई आर स्क्वायर इंटू कितना दे रखा है, आर कैप। ये मेरे पास क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है। और एन कैप क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एन कैप होता है, दिस इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। ये मेरे पास क्या है भाई, दिस इज अवर सरफेस बाउंड चार्ज या सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, यहां भी क्या लिख दो, इस तरह से डी लिख दो। तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं हम, सिग्मा बी से दिखाते हैं। और आप सब ने पढ़ा हुआ है कि भाई सिग्मा बी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बी इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर। ठीक है, यहां जो ये डेल दिख रहा है किसको दिखा रहा है, डेल डॉट पी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। तो मुझे यही दोनों चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमारे क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास क्या है भाई, एक स्फेरिकल सेल है और जिसकी कुछ इनर रेडियस है और कुछ आउटर रेडियस है। कुछ इस तरह का केस है मेरे पास कि मेरे पास एक ही मेरे पास क्या है, एक स्फेयर है बड़ा सा, ठीक है, मेरे पास एक स्फेयर ये है कुछ यूं करके, और फिर मेरे पास एक और स्फेयर है कुछ यूं करके जो कि इससे छोटा है। दोनों कोसेंट्रिक हैं। दोनों कैसे हैं, कोसेंट्रिक स्फेयर है। जो अंदर वाला है उसकी रेडियस कितनी है, इनर रेडियस कितना बोला है इसने, ए बोला है, और आउटर रेडियस कितना बोला है भाई, बी बोला है। इनर रेडियस ए कहने का मतलब यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है मेरे को, ए दे रखा है। यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है मेरे को, बी दे रखा है। अब इसके दो सरफेस हैं, ये मेरे पास आउटर सरफेस है, दिस सरफेस इज आउटर सरफेस, और ये जो सरफेस है कौन सरफेस है भाई, इनर सरफेस है। तो दिस इज अवर इनर सरफेस। इन दोनों सरफेस पर इस सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले देखो किसके लिए, आउटर सरफेस के लिए, फॉर आउटर सरफेस। देखो आउटर सरफेस के लिए सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पोलराइजेशन P इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हमें क्या करना है कि भाई इस सरफेस में जो एन कैप होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो इन आउटर सरफेस दिस एन कैप विल बी इक्वल टू किसका राउट, देखो एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से बाहर की ओर, यानी दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ एन कैप। और जो एन कैप वो किस डायरेक्शन में है, आर कैप की डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में है। तो हियर दिस एन कैप इज इन आर कैप डायरेक्शन, तो एन कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी निकालूं एट आउटर सरफेस ओ यू टी लिख दो इस तरह से, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये के बाई आर स्क्वायर, और हियर वी हैव आर कैप डॉट कितना आ गया, ये आर कैप आ गया, और एट आउटर सरफेस आर इक्वल टू किसके बराबर है भाई, बी के बराबर है, ऐसा हमें गिवन है। तो आर कैप डॉट आर कैप कितना होता है, 1 हो जाता है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, सिग्मा बी आउट विल बी इक्वल टू आर कैप डॉट आर कैप कितना हो गया, 1 हो गया, और आर को कितना पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये के अपॉन बी स्क्वायर आ गया। तो दिस इज सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी इन आउटर सरफेस। तो दिस इज एट आउटर सरफेस, आउटर सरफेस में सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। अब किसको देखोगे, फॉर इनर सरफेस, अब किसको देखेंगे, फॉर इनर सरफेस। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके लिए होगी भाई हमारी, फॉर इनर सरफेस, तो यहां कर ले भाई। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास किसके लिए, फॉर इनर सरफेस। तो ये पहला था हमारे पास फॉर आउटर सरफेस। अब ऐसे हैशटैग बना के लिखो कैसे, इसके लिए फॉर आउटर
सरफेस। देखो भाई आउटर सरफेस के लिए हमारे पास एन कैप देखो किस डायरेक्शन में है, सॉरी आउटर नहीं, कौन सा होगा, इनर होगा। ये कौन सरफेस होगा, इनर सरफेस, नॉट आउटर, हियर वी हैव इनर सरफेस, आउटर नहीं, कौन सा, इनर सरफेस, ये इनर सरफेस है। अब इस इनर सरफेस में आर किस डायरेक्शन में होगा बताओ भाई, यूनिट बेटर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, बताओ। आंसर है इस डायरेक्शन, बिकॉज सरफेस ऐसे अंदर की ओर है ये, ठीक है, ये सरफेस नहीं है, ये वाली मतलब ये वाला वेक्टर नहीं आएगा, कौन सा वेक्टर आएगा भाई, ये वाला आएगा वेक्टर, कौन सा वाला, ये वाला। तो दिस इज अवर एन कैप वेक्टर, कौन सा वाला, ये वाला जो ऐसे अंदर की ओर है, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये मेरे पास क्या होगा, एन कैप वेक्टर होगा। तो दिस इज अवर एन कैप वेक्टर जो किस डायरेक्शन में है, माइनस का आर कैप डायरेक्शन में है, जो किस डायरेक्शन में है, माइनस का आर कैप डायरेक्शन में है। ये बात आप ध्यान रखना, इस केस में जो एन कैप वेक्टर किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो एन कैप होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस का आर कैप के बराबर होगा, और पी तो सेम ही रहेगा, कितना है मेरे पास देखो, के अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप के बराबर है। तो फटाफट से आप क्या निकाल देंगे, यहां से हम सिग्मा बी इन निकाल देंगे। तो सिग्मा बी इन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पी डॉट माइनस का आर कैप, और इसके लिए आर इक्वल टू कितना होगा बताओ, ए के बराबर। देखो आर इक्वल टू कितना है इसके लिए, ए के बराबर है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू पुट करो, कितनी है मेरे पास, के बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट माइनस का आर कैप एट आर इक्वल टू ए। आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो दिस इज माइनस का के अपॉन ए स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस का के अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो सिग्मा बी निकल के आया, सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन ए स्क्वायर निकल के आया। सिग्मा बी कितना निकल के आएगा भाई हमारे पास, माइनस का के अपॉन ए स्क्वायर। तो इनर सरफेस में सिग्मा बी इन होगा, ठीक है, सिग्मा बी इन कितना निकल के आया, सिग्मा बी इन कितना है मेरे पास, माइनस के बाई ए स्क्वायर, और सिग्मा बी आउट कितना है, के बाई बी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है तो एक बार हम देख लेंगे। देखो भाई इसमें तो ये बोल रहा है, ये वैसे ही गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन इज रॉन्ग हो गया। इसमें तो 0 बोल रखा है, बी भी गलत हो गया। सी में देखो कितना है मेरे पास, माइनस का के बाई ए स्क्वायर और प्लस का के बाई ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन अभी सही लग रहा है, लेकिन कमेंट किसके बारे में करना है, डेंसिटी के बारे, सॉरी वॉल्यूम के बारे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। लेकिन डी ऑप्शन को देखो तो सरफेस डेंसिटी बाउंड 0, इसने इसको 0 बोल दिया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा, गलती हो गया। तो यही एक ही बचा, तो वही क्या होगा हमारा, सही होगा। लेकिन इस ऑप्शन में क्या बोल रखा है उसने, द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज 0। तो इस बात को प्रूव भी करना पड़ेगा कि भाई इनसाइड क्या है, जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, 0 है। आप चाहो तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप सीधे यहाँ पर टिक कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑप्शन क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिए। लेकिन अभी हम लर्निंग कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं या सीख लेते हैं कि भाई जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा कि भाई क्यों 0 है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा 0 नहीं कुछ और होनी चाहिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं अभी, आप कहोगे नहीं 0 नहीं होगी कुछ और होगी, लेकिन 0 होगी, ये ध्यान रखना बात को। आप देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप किसके लिए कैलकुलेशन है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए। कैलकुलेशन किसके लिए है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए, बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए हमारी क्या होने वाली है, कैलकुलेशन होने वाली है। और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज रो बी, और रो बी इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पी के बराबर होता है, ठीक है। नाउ इन अवर केस पी विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर, के अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये मुझे क्या दे रखा है भाई, ये मुझे क्या दे रखा है भाई यहाँ पर, ये मुझे क्या दे रखा है, पी दे रखा है, ठीक है, बात सही हो गया। चलो ये अगर मुझे पी दे रखा है तो पी की वैल्यू ऊपर पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो पी की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर रखो, ये पी की वैल्यू यहाँ रखूँ तो ये मेरे पास रो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ दिस वन इज के स्क्वायर इंटू कितना आ गया, ये के बाई आर स्क्वायर आर कैप, ऐसा कुछ आया। के बाहर आ जाएगा तो दिस इज रो बी इज इक्वल टू के बाहर आ गया और माइनस साइन भी होगा तो माइनस का के बाहर आ गया, तो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, मतलब फॉर्मूला नहीं बोल सकते, एक सिचुएशन हमारे पास आ गई है कि भाई इसका आंसर मैंने बोला था, याद कर लो, जो
एक्चुअल में होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी अपनी बात को नकार दूंगा। देखो क्या आप सबको पता है, सिंस वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ 1/r² r कैप, ये वैल्यू होती है किसके बराबर, 4 पाई डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा r क्यूब, इसके बराबर होती है। ये जो मेरे पास डाइवर्जेंस निकल के आता है 1/r², और कितना होता है 4 पाई डेल क्यूब r के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बात। और ये डिराक डेल्टा फंक्शन कहां पर डिफाइंड है, r इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज डिफाइंड एट r इक्वल टू 0, यानी कहां पर, ओरिजिन पर डिफाइंड है। अब हमारी प्रॉब्लम को देखो आप, हमारी प्रॉब्लम कैसी है, हमारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, ये मेरे पास इनर सरफेस है और ये मेरे पास आउटर सरफेस है। ठीक है, ये इनर रेडियस की a है, आउटर रेडियस की क्या है, b है। यहां पर क्या है बताओ, यहां पर क्या है, कहां पर, यहां पर इस रीजन में क्या है, इस रीजन में क्या है, ये मेरे पास क्या ओरिजिन है। तो आपको बताना है ये जो रीजन है ये वाला जहां मैंने रेड रेड किया है, इस रीजन में क्या है। आंसर है कुछ नहीं है, बिकॉज हमारी सेल कैसी है, स्फेरिकल सेल है, यानी ये जो रीजन है यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, अगर मैं यहां से आंसर निकालूं, अगर मैं यहां से आंसर निकालूं तो यहां से मेरे पास रो बी इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का के 4 पाई डेल क्यूब आर आ रहा है। एंड हियर वी हैव ए डिराक डेल्टा फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड एज ओरिजिन। और ये क्या बता रहा है हमको कि भाई सारा का सारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो कहां पर होगी, इसके ओरिजिन सेंटर पर होगी। यहां पर सेंटर पर तो भाई कुछ है ही नहीं, तो वहां चार्ज कैसे आएगा, चार्ज तो कहां आना चाहिए, चार्ज आएगा भी तो इस यहां आना चाहिए, इधर आना चाहिए चार्ज। ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या है, कुछ मटेरियल है, वहां चार्ज आना चाहिए। कि भाई यहां चार्ज कैसे आ गया जहां पर कुछ है ही नहीं, यानी यहां पर कुछ ना कुछ चीज क्या है भाई, गलत हो रही है ना, कुछ ना कुछ चीज क्या हो रही है, गलत हो रही है। गलत ये हो रहा है कि भाई दिस सॉल्यूशन इज डिफाइंड फॉर, जब भाई ओरिजिन पर कुछ चीज हो। अगर ये पूरा सॉलिड होता ना, सॉलिड, अगर पूरा सॉलिड इस पर होता तब आंसर ये होता। अब इस केस में बीच में कुछ है ही नहीं, यहां पर क्या है, कुछ है ही नहीं, यहां पर चार्ज हो ही नहीं सकता। और ये क्या बता रहा है कि सारा का सारा चार्ज कहां कंसंट्रेटेड होगा, उसके सेंटर पर कंसंट्रेट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सारी की सारी कहां पर होगी, उसके सेंटर पर होगी। सेंटर पर कुछ है ही नहीं, यानी यहां पर कुछ न कुछ क्या है, चीज गड़बड़ है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, जो जनरल मेथड होती है उससे निकालेंगे कि सिंपल क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस निकाल देंगे और वो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सिंपल जो मेरे पास डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है उससे क्या करो, इसका आंसर निकालो एंड आंसर विल बी इक्वल टू 0। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना इन केस ऑफ जब इस तरह से चार्ज डेंसिटी निकालने को आए और पोलराइजेशन कुछ 1/r² वेरी कर रहा हो और आपको डाइवर्जेंस निकालना हो। एक बात देख लेना क्वेश्चन में कि भाई ये सेंटर पे डिफाइन है, दिस डिराक डेल्टा फंक्शन, सेंटर के अलावा क्या होगा, ये 0 होगा। लेकिन सेंटर पे तो यहां कुछ है ही नहीं ना, सेंटर पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं। डाइलेक्ट्रिक कहां है, ए से बी के बीच में है, r इक्वल टू 0 पर कुछ है नहीं मेरे पास, डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे आ जाएगी, ये सोचने वाली बात है। बिकॉज ये जो सॉल्यूशन है वो हमारे फिजिकल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब आप इसका जो कन्वेंशनल तरीका होता है डाइवर्जेंस निकालने का, उससे डाइवर्जेंस निकालोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ 1/r² r कैप निकालो, क्योंकि मैंने कल निकाल रखा है। ठीक, किस तरह से डाइवर्जेंस निकालते हैं ये कल ही हमने पढ़ रखा है, तो कल लेक्चर आपने देखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर लोगे, आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, बात नहीं, ओके। तो देखो इस ऑप्शन में क्या बोल रखा है उसने, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज 0। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, 0 होगा। और ए के बीच में, ए और बी के बीच में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी या वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी, कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, बात नहीं, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है और जैम 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्या कहना है इसका, द टोटल चार्ज कंटेन्ड विद इन ए क्यूब यहाँ पर दे रखा है, सी इन फिगर, इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा तितर बितर हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू रखा है मेरे को कितना, ये मेरे पास के है यहाँ पर, फिर कितना है 4x² इंटू में कितना है यहाँ पर i कैप है,
फिर यहाँ प्लस है, फिर ये मेरे पास कितना है 3y है, यहाँ पर 3y है, फिर यहाँ मेरे पास कितना है ये j कैप है। ये मेरे पास क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कितना टोटल Q निकालना हमको, Q टोटल निकालना है। क्या निकालना है, Q टोटल की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है इस क्यूब के अंदर, ठीक है, इस सरफेस के अंदर। कैसे निकालोगे भाई, देखो Q निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है। अब चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी हमारे पास, हमने ये पढ़ा था जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और चार्ज डेंसिटी निकालनी हो तो हम यूज करेंगे किसका, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का, जो कुछ इस तरह से था मेरे पास कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन निकालना है मेरे को, और डाइवर्जेंस क्या होता है हमारे पास, डाइवर्जेंस क्या होता है बताओ, डाइवर्जेंस क्या होता है। और डाइवर्जेंस का कौन सा फॉर्मूला रखोगे, अगर इसको ऑपरेट करोगे तो कौन सा रखोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, स्फेरिकल वाला या सिलेंड्रिकल वाला। आंसर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, बिकॉज सिस्टम किस में रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रखा है, एक्स और वाई के टर्म में रखा है। तो यहाँ पर इस डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर जे कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये के कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड आ गया, ठीक है, एंड इनटू और डॉट में कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास कितनी है देखो यहाँ पर के इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा के, और ये मेरे पास कितना है फिर यहाँ पर 4x² आई कैप, फिर प्लस कितना आ गया ये 3y जे कैप आया, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस विल बी इक्वल टू, और ये किसके बराबर है पूरा, एंड दिस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। तो आई कैप बोला आई कैप के साथ, जे कैप बोला जे कैप के साथ, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ के कैप है ही नहीं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पार्सल ओवर पार्सल एक्स, कितना आया पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ, ये मेरे पास कितना है 4kx² एंड प्लस का दिस इज पार्सल ओवर पार्सल वाई, और इंटू में कितना आ गया ये 3ky आ गया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो 4k बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा, तो हियर वी हैव 2x प्लस यहाँ 3k बाहर आ गया, y का कितना हो गया 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। थोड़ा और यहाँ पर सॉल्व करो इसको, दिस इज 8kx हो जाएगा ये, तो 8kx प्लस 3k इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास रो इज इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी बाहर आ गया दोनों ओर से, अंदर कितना बच गया देखो यहाँ, दिस इज 8x प्लस कितना आ गया 3 आ गया। तो दिस इज अवर चार्ज डेंसिटी, ये क्या निकल के आई मेरी चार्ज डेंसिटी निकल के आई। अगर ये चार्ज डेंसिटी है या बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, देन वी ऑल नो दैट चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन रो इंटू डी के बराबर होता है। अब यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे आप, अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं वॉल्यूम एलिमेंट को लिखूं तो dv इक्वल टू कितना होता है मेरे पास dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड के बराबर होता है, और रो की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव ट्रिपल इंटीग्रेशन, रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया ये 8x प्लस 3 हो गया, और इंटू में कितना आ जाएगा dx dy, और ये कितना आ गया मेरा dz आ गया, ठीक है। अब लिमिट रखनी है, फिर देखो भाई x की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, फिर y की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, फिर z की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी। देखो x ये है, x यहाँ पर 0,0,0 दे रखा है, यहाँ मेरे पास 0,0,0, और ये दे रखा है मेरे को कितना 1,0,0, ये दे रखा है मेरे को कितना 0,1,0, और ये दे रखा है मेरे को कितना 0,0,1। तो साफ साफ दिख रहा है भाई x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है, y भी 0 से 1 वेरी कर रहा है, z भी 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो अब फटाफट से हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, करो फिर सॉल्व। तो यहाँ से मेरे पास q विल बी इक्वल टू, देखो z तो है नहीं यहाँ पर, उससे पहले एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया इंटीग्रेशन ऑफ
डी जेड, लिमिट 0 से 1। फिर इसके बाद y का होगा इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ कितना आ जाएगा dy आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 और अंदर कितना बच गया भाई 8x प्लस 3 इंटू कितना आ गया dx आ गया। ठीक है, 8x प्लस 3 इंटू में कितना आ गया dx आ गया। ठीक है, तो डी जेड कितना हो जाएगा z हो जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या निकल के आया देखो, q विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के हुआ ये, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, डी जेड का इंटीग्रेशन z हो जाता है हमारे वहां, तो भाई हो गया z। और फिर लिमिट कहां से कहां 0 से लेकर 1 तक, dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई y हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां जाएगी 0 से लेकर 1 तक। फिर अंदर करो भाई इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 8x स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा और प्लस कितना आ गया ये 3x आ गया और लिमिट कहां से कहां आ गई 0 से 1 आ गई। ठीक है, ये तो 1 हो जाएंगे बिकॉज अपर लिमिट 1 पुट करी, अपर लिमिट 1 पुट, लोअर लिमिट कितनी है 0 है, तो ये मेरे पास सिंपल यहाँ क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। फिर यहाँ अपर लिमिट 1 पुट करो तो दिस इज इस 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना बच गया 4 प्लस 3 आ गया ये सिंपल, और 4 धन 3 कितना होता है 7 होता है। तो 7 अब ये धीरे धीरे x कैसे एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया ये k है इधर पे, तो हियर वी हैव एप्सिलॉन नॉट इंटू k, 7 एप्सिलॉन नॉट इंटू k इज अवर आंसर। कुछ ऐसा था इधर, कुछ ऐसा था इधर 7 एप्सिलॉन नॉट इंटू k, 7 एप्सिलॉन नॉट इंटू k। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल यहाँ पर जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है हमने वो क्या हो गया डायरेक्ट यहाँ पर यूज हो गया। अगर आपने वहाँ पढ़ा है कि किस तरह से हम वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस तरह से हम डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखते हैं इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये सवाल आपके लिए क्या है बेहद आसान है। यानी मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है और जो हमारे थ्योरी के लेक्चर हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, अगर आपने वो देखे हुए हैं तो आपको इन क्वेश्चन को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये सब का सब फॉर्मुलेशन कहां से यूज हो रहा है, जो हमने पढ़े हुए लेक्चर में वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहे हैं सीधे, और वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और वही सवाल है जो क्लास में कराए गए हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमने थ्योरी लेक्चर में पहले ही कर दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कितने सारे किए थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने थ्योरी लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही होगी, दिक्कत उनको हो रही है जो सीधे यहाँ जंप करके आ गए हैं। तो मेरा उनसे इतना ही निवेदन है, आप उन लेक्चर को जाकर देखो, आलसी मत बनो जिंदगी में, आपको काम करना ही पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा ईमानदारी दिखाओ और जाओ उधर करो। मुझे पता है आप नहीं कर रहे हो, आपको सीधे यहां का लग रहा है कि मैं यहां पर पढ़ूंगा एक दिन या पढ़ूंगी और हो जाएगा मेरा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, आप समझदार बच्चों यार, बड़ी क्लास के बच्चों, छोटे बच्चों को समझा रहा हूं मैं। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अगेन देखो गजब का क्वेश्चन है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्हें थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, जिन्हें सारे लेक्चर देखे हुए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझेंगे जरा। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है, आपको बताना है। क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एज शोन, इस तरह से यहां पर दिखाया गया है। द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस ऑन y एक्सिस इज a, द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस ऑन x एक्सिस इज आल्सो a, द लीडिंग ऑर्डर नॉन वेनिशिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट p at a distance r from the origin when r is greater than a। बताओ भाई किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये बता दो बस कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। बता दिया, अगर आपको पता चल गया कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो नीचे कमेंट में लिखो, और अगर पता चल गया तो खुश हो जाओ, इसका मतलब आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं पता चल रहा तो मुझे सुनो, ये किसका कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन। पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था हमने, मल्टीपोल एक्सपेंशन। क्या पढ़ा था, मल्टीपोल एक्सपेंशन नाम से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसी का ये क्वेश्चन है। जब भी हम मल्टीपोल एक्सपेंशन से एक्सपेंशन करते हैं किसी भी, माना इस तरह से मेरे पास क्या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है,
तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे मोनोपोल, या बहुत सारे पोल हो सकते हैं, जैसे मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास पोटेंशियल होगा जो कि आर का फंक्शन होगा, इसमें कौन कौन से टर्म होंगे? पहला टर्म कौन सा होगा भाई? मोनोपोल टर्म, या पहला टर्म कौन सा होगा? मोनोपोल टर्म। पहला कौन सा होगा? मोनोपोल टर्म। मोनोपोल टर्म। मोनोपोल टर्म का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, और मोनोपोल क्या होता है? सिंगल चार्ज। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा? फिर क्या है? डाइपोल टर्म आएगा। क्या आएगा? डाइपोल टर्म आएगा। ठीक है, फिर प्लस करके क्या आएगा? यहां पर क्वाड्रुपोल टर्म आएगा। क्वाड्रुपोल टर्म आएगा। ठीक है, फिर प्लस एंड सोन, ऐसे ही आता रहेगा। आपको बताना है कि इस सीरीज का वो पहला कौन सा नॉन वेनिसिंग टर्म होगा। अगर इसका जो मोनोपोल टर्म है, अगर वो वेनिस नहीं हो रहा है तो आंसर ये वाला होगा। अगर ये वेनिस हो गया तो आंसर ये वाला होगा। अगर ये वेनिस हो गया तो आंसर ये वाला होगा। यानी पहला नॉन वेनिसिंग टर्म कौन सा होगा इस पोटेंशियल का, एट ए डिस्टेंस P, at a point P which is at a distance R from this origin O, and this R is greater than in compared to the distance between these two charges। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, इतनी बात समझ में आ रही तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? मोनोपोल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो मोनोपोल टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले मोनोपोल मोमेंट चाहिए, यानी मुझे टोटल चार्ज चाहिए। मोनोपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पर? तो पहला काम आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पर? मोनोपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मोनोपोल निकालना है, सिंपल। मोनोपोल निकालना है। मोनोपोल का सिंपल मतलब क्या होता है? क्यू मुझे निकालना है, टोटल चार्ज। बताओ भाई, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? टोटल चार्ज क्यू इन केस ऑफ कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? आंसर है दिस इज अवर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू समेशन क्यू आई आर आई वेक्टर। Here Qi is ith charge and Ri is position vector of ith charge या charge particle। अब देखो भाई, इस तरह से मेरे पास डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर ये है मेरे पास कुछ, ये मेरी क्या है? एक्स एक्सेस है, ऐसा इसने बोला है। और ये क्या है? इसकी वाई एक्सेस मान लो, बोला नहीं है तो वाई मान लो इसको। ठीक है, और ये क्या है? ओरिजिन है भाई, दिस इज अवर ओरिजिन। ये मेरे पास क्या है? यहाँ पर हमारा ओरिजिन है। ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। एक चार्ज यहाँ है, ये मेरे पास कितना है? माइनस का क्यू है। एक चार्ज यहाँ है, ये हमारा कितना है? प्लस का क्यू है। एक चार्ज यहाँ है, ये हमारा कितना है? अगेन प्लस का क्यू है। एक चार्ज यहाँ है और ये हमारा कितना है भाई? माइनस का क्यू है। ठीक है, अगर मैं इसका पोजिशन वेक्टर देखूं तो इधर की ओर है, और ये कितना होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक a/2 वेक्टर के बराबर होगा। ये कितना आ जाएगा? a/2 वेक्टर, और किस डायरेक्शन में? एक्स कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा? एक्स कैप डायरेक्शन में। और ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये होगा मेरे पास कितना? माइनस का a/2 होगा, बिकॉज किस डायरेक्शन में है? माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में है। माइनस का a/2 एक्स कैप हो जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज माइनस क्यू। ये क्या लिख रहा हूँ? पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज प्लस क्यू। ऐसे में क्या करूंगा? जो मेरे पास ये वाला चार्ज है, ये माइनस क्यू, इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी अवर माइनस का a/2 वाई कैप बोल सकता हूं मैं इसको। ठीक है, और इसे मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से यहां तक ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? यहां से a/2 प्लस का वाई कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब सिंपल यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास q विल बी इक्वल टू, इसको पहला चार्ज बोल दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस का q। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? यहां से यहां तक a/2 एक्स कैप है। ठीक, फिर प्लस कितना आ जाएगा? देखो, ये यहां से आते ये कितना हो जाएगा? मतलब दूसरा चार्ज इसको बोल दो तो कितना आ जाएगा? ये प्लस क्यू। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है मेरे पास? माइनस का a/2 एक्स कैप। माइनस का a/2 कितना आ गया? ये एक्स कैप आ गया। ठीक है, ठीक हो गया। ये बात देखते हैं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद यार। नहीं 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 नहीं,
ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है डाइपोल का। गलत कर दिया मैंने यार। ये फॉर्मूला किसका होता है? डाइपोल का फॉर्मूला होता है। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ डाइपोल। तो छोटी सी गलती हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि अभी आगे काम आएगा। ये फॉर्मूला किसका होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं। हमें क्या निकालना है? मोनोपोल टर्म निकालना पड़े। ये मैंने क्या निकाल दिया? डाइपोल मोमेंट निकाल दिया। तो ये मैंने क्या निकाला है? इसको सेकंड बोल दो। इसको सेकंड बोल दिया मैंने इस तरह से। इसे मैंने क्या बोल दिया? सेकंड बोल दिया। तो दिस इज अवर डाइपोल टर्म। ये मेरे पास क्या निकला? डाइपोल टर्म निकला। ठीक है, सॉरी डाइपोल निकला, खाली डाइपोल मोमेंट निकला। क्या निकला? ये मेरा डाइपोल मोमेंट निकला। ठीक है, जरा समझना बात को। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, उसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्यू निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज यानी मोनोपोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा पहले? मोनोपोल। मोनोपोल का मैंने टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब सिंपल ऐड यार, क्या कर रहा हूं मैं। टोटल चार्ज का मतलब समेशन ऑफ क्यू आई। टोटल चार्ज का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ क्यू आई। करो तो सम करो। देखो भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी मोनोपोल टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर मोनोपोल ही 0 हो गया तो मोनोपोल टर्म भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मोनोपोल टर्म 0 है तो अब बारी किसकी है? डाइपोल टर्म की। अब यहां हो, अब हम किसके लिए निकालेंगे? डाइपोल टर्म के लिए। तो डाइपोल टर्म निकालने मुझे क्या चाहिए? डाइपोल मोमेंट चाहिए, पी चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये मैं पी निकाल रहा हूं। थोड़ा सा मेरे से गलती होगी तो पे, तो ये मैं क्या निकाल रहा हूं? यहाँ पी निकाल रहा हूं। तो ये मैं पी का फॉर्मूला ये होता है, ये पी के लिए सही है। ये लिखा मैंने यहाँ माइनस क्यू ए बाई टू एक्स कैप। ये क्या लिखा? क्यू माइनस ए बाई टू एक्स कैप। फिर यहाँ प्लस कितना आ जाएगा भाई? इसके लिए देखो ये मेरे पास कितना है? क्यू इंटू ए बाई टू वाई कैप। इसका पोजिशन बेटर है ये। फिर प्लस कितना आ जाएगा? माइनस का क्यू माइनस ए बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया ये? क्यू इंटू ए बाई टू वाई कैप। ऐसा कुछ आया? क्यू इंटू ए बाई टू कितना आ गया? वाई कैप आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या निकल गया भाई? पी निकल गया। थोड़ा बहुत अब एक्स वाले एक्स के साथ, वाई वाले वाई के साथ। तो ये मेरे पास दिस मोमेंटम डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस का क्यू ए बाई टू एक्स कैप बाहर आया, अंदर कितना बच गया? 1 प्लस 1 बच गया। ठीक है, फिर यहां भी प्लस का दिस इज क्यू ए बाई टू वाई कैप बाहर आया, अंदर कितना बच गया? 1 प्लस 1 बच गया। ये 2 है, देखो इस 2 से ये 2 चला गया, ये 2 है, इस 2 से ये 2 चला गया। तो यहां मेरे पास कितना आ गया? देखो डाइपोल मोमेंट माइनस का क्यू ए एक्स कैप एंड प्लस का क्यू ए वाई कैप। दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट। अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो अंडर रूट ऑफ माइनस का क्यू ए स्क्वायर प्लस का क्यू ए स्क्वायर। तो क्यू ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया? √2 बच गया। तो दिस डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो डाइपोल टर्म होगा ये नॉन जीरो होगा। ये जो डाइपोल टर्म होगा ये वाला, दिस डाइपोल टर्म विल बी नॉन जीरो। ये जो डाइपोल टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉन जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का अगर मैं मल्टीपोल एक्सपेंशन लिखूं तो पहला टर्म तो क्या हो जा रहा है? वेनिश हो जा रहा है। कौन सा वाला? मोनोपोल टर्म क्या हो जा रहा है? वेनिश हो जा रहा है, बिकॉज मोनोपोली कितना है? 0 है, नेट चार्ज 0 है, तो उसके कारण कोई पोटेंशियल होगा नहीं। तो जो पहला पोटेंशियल है, पहला टर्म मुझे मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? डाइपोल, इसके डाइपोल मोमेंट के कारण मिलेगा। और इसका डाइपोल मोमेंट अभी हमने निकाला कितना है भाई? इतना है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? इतना है। अब इसके कारण क्या निकाल दो? पोटेंशियल निकाल दो। वही क्या हो जाएगा? इसका डाइपोल टर्म हो जाएगा, जो उस सीरीज का पहला टर्म भी होगा। अब डाइपोल टर्म निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? डाइपोल टर्म निकालने का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। और डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या?
1/4 पाई ε0 p cos थीटा अपॉन में क्या आता है, r आता है। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। अब जरा समझेंगे बात को कि भाई थीटा क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स। जरा समझना, दो तरीके से कर सकते हैं, एक ग्राफ से कर सकते हैं और थोड़ा या फिर ऐसे कर सकते हैं। डायग्राम दोबारा बनाएंगे हम। ये दो एक्सेस है मेरे पास, ठीक। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस, इसे मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सेस। इन एक्सेस पर ये चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ कैसा चार्ज है मेरे पास, -q चार्ज है। यहाँ मेरे पास क्या चार्ज है, +q चार्ज है। यहाँ मेरे पास क्या चार्ज है, +q चार्ज है। और यहाँ मेरे पास क्या चार्ज है, -q चार्ज है। ये एक डायपोल है -q +q, और इसका डायपोलमेंट कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, जो साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर दो टर्म है, इस डायपोलमेंट दो टर्म है, एक कहाँ की ओर है, -x डायरेक्शन में, और एक कहाँ की ओर है, y डायरेक्शन में। तो एक टर्म कहाँ की ओर है भाई, ये मेरे पर लेटर से दिस इज अवर P1 एंड दिस इज अवर P2। दोनों की वैल्यू दे रखी है मेरे को। जो P2 वेक्टर हो किसके बराबर है, QA y कैप के बराबर है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। और जो P2 वेक्टर हो किसके बराबर है भाई, माइनस का QA x कैप के बराबर है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो भाई रिजल्टेंट कहाँ की ओर होगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर विल बी लाइक दिस। कैसे होगा भाई, ऐसे होगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, दिस इज अवर P, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, इतना है। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है। अब ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक P1 और P2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो एंगल मैंने यहाँ पर बनाया कौन सा वाला भाई, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90, तो दिस विल बी अवर 45 डिग्री। ये कितना है मेरा, 45 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह से, ये मेरे पास R है, जरा ध्यान समझना बात को, ये मेरा R है, ये मेरा क्या दे रखा है, मेरे को R वेक्टर दे रखा है, और ये पॉइंट P है। क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, एक चीज हमको दे रखी है क्या, ये जो एंगल है जो यहां से आता है ये कितना है, 60 है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना दे रखा है मेरे को, 60 दे रखा है। ये कितना है मेरा, 60 है। तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, तो दिस एंगल इज अवर 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है। तो अब इस P वेक्टर और इस R वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 45 + 30। तो इसके अंदर थीटा है, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। ये जो मेरे पास थीटा होता है क्या होता है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर होता है। एंड इन दिस केस दिस थीटा विल बी इक्वल टू 30 + 45। कितना है मेरे पास, 30 + 45 के बराबर है, 30 डिग्री + 45 डिग्री। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0। इस P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, QA √2 इंटू कितना आ जाएगा ये, cos 30 + 45, cos 30 + 45 डिग्री डिग्री, और अपॉन में कितना आ गया भाई, ये R आ गया। अपॉन में कितना आ गया, R आ गया। अगर कुछ हो रहा है तो करो फिर इसको आप, ये एक cos A + B का फॉर्मूला जाएगा। तो हियर वी हैव कितना आ जाएगा, देखो ये QA √2 अपॉन 4 पाई ε0 इंटू R cos 30 + 45, 575 हो जा रहा है। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये, cos 30 इंटू cos 45 माइनस का sin 30 sin 45 sin 30 sin 45। ठीक है, करो फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा या इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू QA √2, हियर वी हैव 4 पाई ε0 इंटू R। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस का sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड इनटू में कितना आ गया, sin 45 की वैल्यू 1/√2। अगर ध्यान से समझना बात को, ये 1/√2 1/√2 दोनों ओर से कॉमन है, कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/2 दोनों ओर से कॉमन है, तो मेरे पास अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बचेगा VR सेकेंड टर्म, यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दिस विल बी इक्वल टू
1/2 बाहर आ गया, तो दिस इज QA/4πε0 2r, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। और यहाँ कितना बच गया, √3 माइनस का 1। ऐसा कोई ऑप्शन है इधर पे? QA/4πε0 नहीं है। अच्छा आगे पीछे है, इधर है। फॉर्मूला रख दिया मैंने यार, फॉर्मूला रख दिया। क्या हो गया मेरे को? ये R² होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है? R², ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा? R² एंड दिस इज R², एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा मेरा? करेक्ट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में R² होता है, कल ही डिस्कस करेंगे। दिमाग नहीं चल रहा है भाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1/4πε0 QA/2r² अंडर में √3 - 1, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जैम 2021 में आया हुआ है, ठीक है। और मल्टीपल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, यानी यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। पढ़ो भाई, लेक्चर में जाके पढ़ो। आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और अगेन जैम 2022 का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझना जरा। कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E इन ए रीजन ऑफ स्पेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन ए क्लोज पाथ इनसाइड द रीजन इज 0। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? द कर्ल ऑफ E इज 0। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द रीजन इज ऑलवेज 0। यानी पूरी की पूरी बात किसके लिए है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूंगा, ध्यान समझना बात को, जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूंगा तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा है। अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर क्या आती है? मैक्सवेल की इक्वेशन आती है। लेकिन जब तक हम कहां हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, तब तक कर्ल ऑफ E कितना होगा? 0 होगा। तब तक कर्ल ऑफ E कितना होगा? 0 होगा। यानी यहां पर एक स्टेटमेंट है, कौन सा वाला? बी वाला। जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन उसने पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा। तो हमारा आंसर बी वाला नहीं होगा। हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट निकालना है। अब यहां मेरे पास क्या पता चला? कर्ल ऑफ E = 0 होता है। एक चीज हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, स्टोक थ्योरम पढ़ी है आप लोगों ने? क्या बोलती है स्टोक थ्योरम? इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ C, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस विच इज इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व C ऑफ डेल क्रॉस E, और डॉट कितना आ जाएगा? ये dA आ जाएगा। ये हमारी क्या होती है भाई? कर्ल थ्योरम होती है, या बोल सकते हैं स्टोक थ्योरम होती है। अब यही 0 है, ये टर्म 0 है पूरा का पूरा, इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज 0। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट इन ऑप्शन में है? हाँ जी है। कौन सा वाला? वर्क डन मूविंग ए चार्ज अलोंग ए क्लोज पाथ। ये किसका फॉर्मूला है? वर्क का फॉर्मूला है ना। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर Q से डिवाइड, Q से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 1/Q लिख दूँ तो कितना आएगा? ये इंटीग्रेशन QE डॉट कितना आ जाएगा? DL, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/Q। तो ऐसे रहा। QE की वैल्यू क्या है मेरे पास? F के बराबर है, तो F डॉट DL, तो दिस इज अवर वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ C, दिस इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी देख सकते हो कि whenever कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0 देन दिस वेक्टर फील्ड विल बी कंजर्वेटिव। ये कैसा होगा भाई? कंजर्वेटिव होगा। अगर ये कंजर्वेटिव है तो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से भी स्टेटमेंट पास कर सकते हो, और ये मैथमेटिकली क्या कर लिया हमने? प्रूव कर लिया, ठीक। अगला क्या बोल रहा है? यानी ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। हमको सही की तो बात ही नहीं करनी है, हमें गलत की बात करनी है। ऑप्शन सी को ढूंढो।
द फील्ड कैन बी एक्सप्रेस एज ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है भाई, इस ई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, बिकॉज अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो होता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर जीरो होता है, दैट वेक्टर फील्ड कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी क्या है मेरा, बिल्कुल सही है, मुझे सही की तो बात ही नहीं करनी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द रीजन इज ऑलवेज जीरो। यानी अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता हूं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी दोनों जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है, वर्क डन क्या हो गया है, जीरो हो गया है। यानी अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता हूं, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, इस रीजन में क्या है, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है या कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इस रीजन में इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, क्या मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क करूंगा तो यहां पर कुछ न कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा, गलत है, और जो गलत है वही सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एंड जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बात? ओके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।